जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। डेट है आज की 20 जनवरी, डे है आज का फ्राइडे। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, दोनों ही हिंदू में से हैं। एक इशू यहां पे हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे। आर.के. विज जी ने आर्टिकल लिखा है, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। पॉक्सो एक्ट को हम एनालाइज करेंगे। और एक आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करते हैं। डायबिटीज जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज है। आज के टाइम पे तो कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है लोगों को डायबिटीज होना, चाहे आप शहर में रह रहे हैं या चाहे आप गांव में रह रहे हैं। तो क्या व्हाट इज द की टू कंट्रोलिंग डायबिटीज? क्या ज्यादा पैसा अगर आपके पास है तो क्या उससे आप लाइफस्टाइल डिजीज से लड़ सकते हैं, या अगर आप ज्यादा अवेयर हैं इन प्रॉब्लम से चलते तो आप उससे लड़ सकते हैं? तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वेल्थ और अवेयरनेस? ये बातें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे आज नहीं होगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले जैसे क्विक एक एडवर्टाइजमेंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो है हमारे संभव प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स के बारे। इसको 28 नवंबर को शुरू करा गया था, 30 अप्रैल 2023 तक ये कोर्स हमारा चलता रहेगा। अगर आप अपने प्रीलिम्स से पहले मई में 28 मई 2023 को आप अपना प्रीलिम्स लिखेंगे, चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो चाहे आपका छठा अटेम्प्ट हो, अगर आप अपने प्रीलिम्स से पहले अपने कंसेप्ट्स को, स्टैटिक और करंट अफेयर्स को पॉलिश करना चाहते हैं तो बहुत सुनहरा मौका है इस लाइव क्रैश कोर्स में जुड़ने का। यहाँ पे 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज आज भी से दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अपना फियर ओवरकम कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। इस कोर्स के बारे और जानकारी लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। जजिंग अ डेकेड ऑफ द पॉक्सो एक्ट, आर.के. विज जी ने आर्टिकल लिखा है। जैसे आपको मैंने बताया 10 साल हो चुके हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को पास करे को। क्यों हमने पास किया था? बिकॉज हमने कन्वेंशन रैटिफाई किया था। देखिए, यदि कोई भी कन्वेंशन आप रैटिफाई करते हैं तो उस एक तो होता है आपने कन्वेंशन को साइन किया, एक होता है आपने कन्वेंशन को रैटिफाई भी किया, सिग्नेटरी भी और आपने रैटिफाई भी किया। जब आप किसी कन्वेंशन को रैटिफाई करते हैं, उस कन्वेंशन से संबंधित आपको कानून बनाना पड़ता है अपने पार्लियामेंट में। तो यहां पे क्योंकि हमने यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को 1992 में हमने इसको रैटिफाई किया था, दैट इज वाई कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था एज फार एज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस इज कंसर्न। क्या मेन मकसद है इस कानून का? यौन शोषण से, अगर हम बात करें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से, यानी कि यौन शोषण से बच्चों को बचाना, फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। नाउ अब यहां पे डिबेट आ जाती है एज फार एज द कन्विक्शन रेट अंडर द पॉक्सो इज कंसर्न। कहा जाता है कि कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा कम है पॉक्सो के चलते। और यहां पे एक और डिबेट आ जाती है एज ऑफ कंसेंट की, जहां पे बात आती है सेक्सुअल, अगर देखिए अगर इंटरकोर्स की बात हो, सेक्सुअल कोर्स की बात हो, तो यहां पे अब जो लोअरिंग ऑफ द एज ऑफ कंसेंट है, पहले 18 साल था अब 16 साल है, अब ये भी यहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है। तो ये बहुत यहां पे बात इवैल्यूएट करना बहुत वर्थफुल रहेगा कि क्या इंपैक्ट है अगर हम कंसेंट एज को भी कम कर रहे हैं, सेक्सुअल कंसेंट एज को अगर हम कम कर रहे हैं। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर पॉक्सो एक्ट का है कि जेंडर न्यूट्रल इन नेचर है। कोई भी ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो महिला के खिलाफ हो, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ हो, या किसी बच्चे के खिलाफ हो, किसी मेल के खिलाफ हो, दोनों ही चीजों को यहां पे मद्देनजर रखा जाता है। इवन दो जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उन्होंने पब्लिश नहीं करा डेटा ऑन द मेल, ऑन द एज फार एज द sexual exploitation against the male and the sexual exploitation of the female is concerned। लेकिन यहां पे केस स्टडी आती है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल की ही बात करें, काफी साल आर.के. विज जी ने छत्तीसगढ़ में सर्व भी किया था। तो मेल चाइल्ड विक्टिम्स दे अकाउंटेड फॉर अबाउट 8 in every 1000 पॉक्सो केसेस। तो अब ये फिगर बहुत कम हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा फिगर नहीं है। लेकिन अगेन यहां पे एप्रीहेंशन एड्रेस करने की बात है कि देखो सेक्सुअल अपराध जो है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है, चाहे वो लड़की के खिलाफ हो चाहे वो लड़के के खिलाफ हो, दोनों ही बहुत गलत बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट मेल चिल्ड्रन वो भी रिपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद दूसरी बात यह आती है कि देयर इज सफिशिएंट जनरल अवेयरनेस नाउ टू रिपोर्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ना कि केवल इंडिविजुअल्स के द्वारा लेकिन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी। देखिए अब ये बहुत जरूरी बात है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी हो सकती है, किसी बच्ची के अगेंस्ट या किसी बच्चे के अगेंस्ट। लेकिन अगर इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, ये भी बहुत घोर अपराध है, ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। तो नॉन रिपोर्टिंग को भी बहुत स्पेसिफिक ऑफेंस बना के रखा है अंडर द पॉक्सो एक्ट। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में यहां पे कोई तब्दीली नहीं आई है। जो लार्ज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस है उसको अभी भी सीआरपीसी के अंदर इट इज गाइडेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर द सीआरपीसी। अब देखिए यहां पे अब कोई सेक्सुअल असॉल्ट किसी बच्ची के खिलाफ हो, ठीक है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, तो यहां पे
प्रोसिक्यूट्रिक्स की बात हो रही है। प्रोसिक्यूट्रिक्स यानी कि महिला विक्टिम की यहां पे बात हो रही है, जिसके फेवर में स्टेट प्रोसिक्यूटर हायर करता है। तो प्रोसिक्यूट्रिक्स की बात करें, उसकी मेडिकल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की बात करें, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट की बात हो, या डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड्स एज की बात हो, ये कुछ इश्यूज हैं खास करके जहां पे बच्चियों का सवाल आता है, जहां पे औरतों का सवाल आता है। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर यहां पे इतना एफिशिएंट नहीं है, कॉलमनिस्ट कहना चाह रहे हैं। तो जो पॉक्सो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड बाय अ वुमेन सब इंस्पेक्टर। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि चलो यहां पे प्रोविजन तो रखा है वुमेन सब इंस्पेक्टर का, लेकिन महिला पुलिस फोर्स में बहुत कम है। जब नंबर ऑफ वुमेन इन द पुलिस फोर्स इज जस्ट 10%, तो अगेन यहां पे इन्वेस्टिगेशन के साथ ये बात, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर एक वुमेन सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, खास करके अगर जो विक्टिम है वो एक बच्ची है, एक महिला है, तो फिर यहां पे ये बात ऐड नहीं करती है जब जो फीमेल पार्टिसिपेशन पुलिस फोर्स में बहुत कम है। बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जहां पे वुमेन स्टाफ है ही नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा काफी फंडिंग दी जाती है महिला डेस्क बनाने के लिए पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन में ज्यादा महिला स्टाफ नहीं है। अब यहां पे 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी। यहां पे इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन को सेटअप करा गया था, विच वाज मेड अप ऑफ 15 पुलिस ऑफिसर्स, जिसमें से एटलीस्ट 1/3 यानी कि एटलीस्ट जो 5 पुलिस कर्मचारी होंगे वो औरतें होंगी, वुमेन ऑफिसर्स होंगे, एंड दे विल बी हेडेड बाय एन एएसपी इन ईच डिस्ट्रिक्ट। इसका एम क्या था? टू इंश्योर क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकली एज फार एज द पॉक्सो केसेस इज कंसर्न। और यहां पे केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकारों के साथ हम 50-50 बेसिस पे एक्सपेंडिचर शेयर करेंगे, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा इस स्कीम के चलते जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा अच्छा नहीं आया है। फंड्स तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकारों ने महिला डेस्क नहीं स्ट्रेंथन करे हैं पुलिस स्टेशंस में। इनफैक्ट मेनी पुलिस स्टेशन स्टिल डू नॉट हैव इवन अ सिंगल वुमेन स्टाफ। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात आती है, तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ऑफ द विक्टिम चाइल्ड, नाउ दैट इज अगेन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी। अब मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो स्पेसिफाइड है पॉक्सो एक्ट में, दैट हैज टू बी कंडक्टेड बाय अ फीमेल डॉक्टर। ये बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि देखिए ये जो 2 फिंगर टेस्ट है, ये 2 फिंगर टेस्ट है वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए, इसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की ऐसी क्रूअल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, पुलिस स्टेशन में फॉलो किया जाता है, हॉस्पिटल्स में फॉलो किया जाता है छोटी बच्चियों के अगेंस्ट। ठीक है, एंड देयर हैव बीन नो अटेम्प्ट्स कि कैसे जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, कैसे उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का, कैसे उसको बेटर किया जा सकता है, कैसे एग्जामिनेशन जो है ऑफ द विक्टिम उसको बेटर किया जा सकता है। तो ये सब चीजों को लेकर अभी भी बहुत लूप होल है। अब पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जहां पे बात आती है, तो टाइम मैंडेटेड टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रेप एज इन द सीआरपीसी बट विदाउट अ सिमिलर प्रोविजन इन द पॉक्सो एक्ट इज 2 महीने। अब एम क्या है? देखिए एम तो यहां पे ये है कि इन्वेस्टिगेशन को एक्सपेडाइट करना, ठीक है, जल्दी से यहां पे जस्टिस मिल सके, इंसाफ मिल सके। लेकिन अब जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिगेशन को करेंगे उतना ही, अब दैट कैन नॉट इंश्योर कि आपकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। प्रेशर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर होगा। पहली बात तो अगेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जैसे हमने डिस्कस करा शुड बी अ फीमेल सब इंस्पेक्टर। अब अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो मर्जी हो, फीमेल सब इंस्पेक्टर हो या मेल सब इंस्पेक्टर हो, अब उसको समहाउ 2 महीने के अंदर अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसको चार्जशीट फाइल करनी है विद इन 2 मंथ्स, इररिस्पेक्टिव के कहां तक तहकीकात पहुंची है। तो आपको पता होगा चार्जशीट जो है वो एफआईआर के बाद फाइल करी जाती है। अब 2 महीनों में आप इन्वेस्टिगेशन कैसे कर पाएंगे? अब देखिए जस्टिस तो आपको देना है, क्या पता जो विक्टिम हो, जो एलिजेड विक्टिम हो, वो विक्टिम ना हो, क्या पता कोई ऐसे बदला लिया जा रहा है किसी पर्टिकुलर बच्चे के अगेंस्ट, उसको ऐसे अक्यूज बनाया जा रहा है, या जो विक्टिम जो सही मायने में जो पीड़ित है, अब 2 महीने में वो भी नहीं बच्ची बता सकती कि सही मायने में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बच्चा ट्रॉमा में भी होता है ना। अब एकदम से 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन खत्म करना जल्दबाजी में, ये बात भी सही नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन नहीं खत्म करेंगे तो क्या होगा? उनके अगेंस्ट इंटरनल इंक्वायरी बैठ सकती है, एमएचए के द्वारा उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, बिकॉज एमएचए पॉक्सो केसेस को सुपरवाइज करता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के चलते। ठीक है, अगर चार्जशीट को नहीं डाला गया विद इन 90 डेज ऑफ द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज, देन जो भी अक्यूज्ड होगा, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, उसको बेल मिल जाएगी। और नाउ व्हेन अ चार्जशीट इज पुट अप इन 60 डेज, यानी कि विद इन द 2 मंथ्स ऑफ द एफआईआर एंड नॉट अरेस्ट, द अक्यूज कैन स्टिल सीक बेल, अगर ये 2 महीने के बाद भी चार्जशीट डाल दी गई है लेकिन उसको अरेस्ट नहीं करा गया है। Thus it is the accused। तो अब यहां पे पैराडॉक्सिकली ये देखा जा रहा है कि जो अक्यूज्ड है, जो मुल्जिम है, उसके लिए ज्यादा यहां पे फायदा है, उसके लिए ज्यादा लाभ है, उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है अगर इन्वेस्टिगेशन शॉर्टर टाइम पीरियड में हो रादर देन द विक्टिम।
तो अगर हम इसको सम अप करें, जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड करता है कि कोर्ट जो अक्यूज्ड है, जो सो कॉल्ड गिल्टी है, उसको इनोसेंट भी प्रिज्यूम कर सकते हैं ऑफ द ऑफेंस। प्रिज्यूम कर सकते हैं कि अक्यूज हैज कमिटेड द ऑफेंस, और प्रिज्यूम कर सकते हैं कि भाई अक्यूज ने ऑफेंस नहीं भी कमिट करा। अब यहां पे कोई कंडीशंस नहीं रखी गई हैं, नो कंडीशंस आर लेड डाउन इन द पॉक्सो एक्ट as in comparison or in contrast to the Indian Evidence Act. अब Indian Evidence Act section 114B में यहाँ पे clearly यहाँ पे provisions provided हैं which provides for the prosecution to prove कि भी recent intercourse हुआ था, या प्रोसिक्यूट्रिक्स जो है, जो फीमेल विक्टिम है, वो भी यहाँ पे बता सकती है कि भी मेरे कंसेंट के बिना ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। लेकिन ये प्रोविजंस पॉक्सो एक्ट में नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114B में ये प्रोविजंस जरूर मौजूद हैं। अब इसके चलते यहां पे इस सब सर्कमस्टांसेस के चलते कॉलमनिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे हम मान सके, कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि कन्विक्शन रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो देयरफॉर अंत में ये कहते हैं कि अब ये सही समय है, उचित समय है कि पॉक्सो एक्ट को 10 साल हो चुके हैं इसको इंप्लीमेंट करेगा, इसको रिव्यू किया जाए, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और कैसे इसको सुधारा जा सकता है, ताकि इंसाफ मिल सके उन विक्टिम्स को जिनके खिलाफ ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। चलिए, व्हाट इज द की टू कंट्रोलिंग डायबिटीज? क्या वो आपकी अवेयरनेस लेवल्स है या क्या वो आपका पैसा है? अभी क्या हुआ था, डेटा आया था एनएफएचएस के द्वारा, जहां पे ये इंडिकेट किया गया था कि देखिए आपकी वेल्थ के अलावा, मोर देन द वेल्थ ऑफ अ पर्सन, आपके अवेयरनेस लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे देखिए बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम्स है, तो बहुत तरह की बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकते हैं। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि जी हमको इंसोम्निया है, हमको नींद नहीं आती, हमको बीपी की प्रॉब्लम है, 27 से 28 साल के बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब आप कितना अवेयर हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना सोना है, कितना खाना है। अब आपको डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपकी ईटिंग हैबिट्स है, कैसा आपका लाइफस्टाइल हैबिट्स है, क्या आप ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, क्या ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनएफएचएस का डेटा इंडिकेट करता है कि लगभग 11% ऑफ वुमेन इन द पुअरेस्ट 20 हाउसहोल्ड्स, they were either on medication to control diabetes or they have a higher blood glucose level, higher than 140 milligrams per deciliter. तो अब ये यहां पे डिबेट आती है कि जो डायबिटीज है कि क्या वो सिर्फ अमीर आदमी की ही बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अ रिच पीपल्स डिजीज। बहुत सारे ऐसे प्री कंसेप्शन है कि देखिए डायबिटीज इज यूजुअली एसोसिएटेड विद सरप्लस फूड, लेकिन इट डजंट रियली रिफ्लेक्ट द ग्राउंड रियलिटीज। डेटा ये बताता है दैट नॉट ओनली द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज बट ऑल्सो द स्केल ऑफ सफरिंग फ्रॉम दिस क्रॉनिक इलनेस ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली अमंग्स द लो इनकम लेवल्स, स्पेशली अमंग्स द रूरल हाउसहोल्ड्स एज वेल। ठीक है, तो ये केवल अमीर लोगों की बीमारी नहीं रही है। और अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ डायबिटीज आदमियों को होता है, औरतों को नहीं होता? नहीं, औरतों को भी होता है, आदमियों को भी होता है, आप गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायबिटीज को स्टडी करेंगे तो दोनों, आदमी और औरत दोनों ही इससे इंपैक्टेड है। और जैसे हमको ग्लोबल एक्सपीरियंस भी बताता है कि देखिए डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं या और ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस हैं, ये पहले तो हायर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में शुरू होते हैं, उसके बाद लेकिन एक एपिडेमिक की तरह ये फैल जाते हैं, यानी कि फिर गरीबों को भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बिकॉज देखिए अब आज के टाइम पे, अब किसी जमाने में हम अपनी डाइट का बहुत खास ख्याल रखते थे, लेकिन आज के टाइम पे इवन ये भी पाया गया कि रूरल एरियाज में भी जो लोग रहते हैं, बेशक वो बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, मजदूरी करते होंगे, लेकिन उनके डाइट पैटर्न्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। Of course, there are a lot of changes in the urban diets, but यहाँ पे डेटा ये भी बताता है कि amongst the poorer folks, also the diet patterns, the lifestyle जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, हमको ये अज्यूम करते होंगे दैट जो इंसान जिम जाता है, फिट है, भागता दौड़ता है, कि उसको कभी बीमारी नहीं हो सकती, डायबिटीज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आपकी डाइट्स बहुत ज्यादा बताते हैं, आपका डाइट पैटर्न क्या है, आप क्या खा रहे हैं, कैसा सो रहे हैं, ठीक है, कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, ये चीजें भी बहुत रिफ्लेक्ट करती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, वो खाते बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं खाएंगे, बहुत नॉर्मल खाएंगे, लेकिन अगेन उनका रेस्ट पूरा नहीं होता, उनको नींद नहीं आती है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ होती है जो कि आपको यहाँ पे ये ट्रिगर कर सकती है बीमारी। अनहेल्दी फूड इज चीपर। हम स्विगी से, जोमेटो से फास्ट फूड मंगाते हैं कि भाई कोई भी चीज़ हो अंडर 100 रुपीज़ आ जाएगी, पिज्ज़ा बर्गर अंडर 100 रुपीज़ आ जाएगा, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट अनहेल्दी फूड इज चीपर, फास्ट फूड इज चीपर। Many kids in the urban areas they consume unhealthy food. स्ट्रीट फूड की बात हो या हम फास्ट फूड की बात करें, अच्छी बात नहीं है। अब रोल ऑफ डाइट, देखिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, कितना आप सो रहे हैं, क्या आप 6-7 जैसे 7 घंटे की नींद तो जरूरी है, क्या आप इतनी नींद पूरी ले पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है
ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जरूर आएगा। ठीक है, अब वो कहीं भी बीमारी आ सकती है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर में हो सकती है, पैंक्रियाज में हो सकती है, वो तो फिर बहाना बनना होता है। आज के टाइम पे जो पुअर लोग हैं वो भी कम कंज्यूम कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, हरी भरी सब्जियों को कम कंज्यूम कर रहे हैं। अब जो अनाज वो खा रहे हैं पीडीएस के चलते, व्हीट और राइस से न्यूट्रिशन नहीं आता, बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो एडिबल ऑयल्स, अनहेल्दी एडिबल ऑयल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तला हुआ खाना खा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या आते हैं, देखिए रूटीन हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो आमतौर पे, अब देखिए शहरों में तो हेल्थ सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं, आप जाके पैथ लैब में जाके आप अपना टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड सैंपल दे सकते हैं, आपके घर पे ब्लड सैंपल कलेक्शन हो जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली आपकी रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन डायग्नोसिस बहुत जरूरी है ना, आपको पता होना चाहिए। आप अपना कंप्लीट बॉडी टेस्ट कराते हैं, आपको पता लगता है कि क्या क्या पैरामीटर्स आपके वीक हैं, और अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपकी बीमारी को डायग्नोस कर पाएगा। लेकिन इस तरह के रूटीन हेल्थ सर्विसेज रूरल एरियाज में नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर डायबिटीज दे डोंट गेट डिटेक्टेड ओनली बिकॉज वहां पे इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, और जब डिटेक्ट होता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। ठीक है, और अगर हेल्थ सर्विसेज हो भी रूरल एरियाज में, तभी भी उनको सेम लेवल से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता जितना ट्रीटमेंट अमीरों को दिया जाता है, जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, वैसा उनको ट्रीटमेंट गरीबों को नहीं दिया जाता सरकारी हॉस्पिटल्स में भी। तो इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कि देखिए लाइफस्टाइल इज नॉट समथिंग पीपल डायरेक्टली चूज। देखिए अब लाइफस्टाइल की जहां पे बात आती है, हर कोई चाहेगा कि सुबह मैं 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करूं, अच्छा खाना खाऊं, ठीक है, अब बहुत एक्सोटिक चीज़ें खाऊं, ब्रोकली खाऊं, ये सब चीज़ें खाऊं। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि ब्रोकली बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ये है वो है, और आमतौर पे एक्सोटिक वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। लेकिन देखिए अब आपका लाइफस्टाइल जो है वो आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी निर्भर करेगा, आपके शेड्यूल पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, कहाँ पे आप रह रहे हैं, क्या स्ट्रक्चरल कंडीशंस, आपके जॉब आवर्स क्या हैं। तो फूड चॉइसेस जो हैं दे आर नॉट नेसेसरली अब जस्ट अबाउट अ पर्सन्स इंडिविजुअल चॉइसेस और विशेस, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक पोजीशन। अब आप जिम जा सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, बॉइल्ड एग्स खा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो हेल्दी तो वो भी रहना चाहता है, लेकिन अब अगेन गिवन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, उसी से हम अपनी हेल्थ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉलेज लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट पिछले 20-25 सालों में ये बात सामने आई है दैट देयर हैज बीन अ रिवर्सल ऑफ द सोशल ग्रेडियंट। इनफैक्ट अभी ये देखने को मिल रहा है कि डायबिटीज की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो गरीब घरों में ज्यादा हो रही है। उसके बाद हो सकता है कि आपके पास एक बहुत हाई पेइंग जॉब हो, हाई इनकम जॉब हो आपके पास, लेकिन अगर आप एजुकेटेड ही नहीं है तो आपको बीमारी कोई भी हो सकती है ना। अब आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप फिर भी बहुत स्मोक करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, तो आपको बीमारी होगी, कुछ ना कुछ बीमारी आपको होगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर आपका हाई इनकम लेवल नहीं है और आप एजुकेटेड भी नहीं है तो भी आपको सफर करने को होगा। तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब इस बात की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि जो भी आपकी एज है, आपको एटलीस्ट 3 या 4 महीने के बाद अपना एक ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। आपके क्या पैरामीटर्स आपको पता होंगे, आपको सोना चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, ठीक है, अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, बेसिक बातें हैं। अब हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस मर्जी जॉब में हो, किसी मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्ट्रेस को लेना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली ये सब चीजें नेग्लेक्ट होंगी, तो बाद में क्या होगा, बाद में हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्या फायदा उस चीज का। अब ये बेसिक अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों के लिए। डायबिटीज अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका की बात करें, अमेरिका में ज्यादा ओबेसिटी है, अमेरिका में लोगों को ज्यादा डायबिटीज है, ज्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। आज से 70 साल पहले अमेरिका में ऐसा नहीं था। ये पैटर्न हम यहां पे भी देख रहे हैं। क्यों? बिकॉज अमेरिका में लोगों ने प्रोसेस्ड फूड खाना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, और ये जो रेट्स हैं लोगों के जो प्रोसेस्ड फूड इंडिया में खा रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो अगेन दैट इज अ कॉज ऑफ दिस बीमारी, डायबिटीज। सो देयरफॉर अब बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, देखो बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को अवेयर करना अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग हेल्दियर डाइट्स। बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को अवेयर करना कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हम शहरों में आमतौर पे अपने टेबल पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप्स के आगे, बाहर नहीं जाते, बट अक्सर अगर आप अभी पढ़ भी रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो आप अपने टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते रहें, चाहे 6 घंटे 7 घंटे, लेकिन जरूर हर 45 मिनट्स के बाद, 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आप कहीं वॉक करें, ठीक है, ज्यादा सनशाइन लें, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अब इसके लिए लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें ज्यादा पैसे लोगों को देने की जरूरत नहीं है, लोगों को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, सो दोस्तों आज की डिस्कशन में इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले डिस्कशन एनालिसिस के वीडियो में। आज क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं रहेगा, तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।